दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम बड़ा क्लोजली इन लोगों को वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंदू धर्म की जितने भी कार्यक्रम दिल्ली में दशकों से हो रहे हैं उनका राजनीतिकरण करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसके अंदर रखना चाहते हैं और बाकी सब लोगों को धीरे धीरे से एलिमिनेट करा जा रहा है और बड़े तय तरीके से एलिमिनेशन का काम चल रहा है। वैसे ये बात बहुत जरूरी नहीं है, मगर ये जरूरी तब हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी इसके लिए तैयार बैठती है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखें और बाकी पार्टियों से जुड़े हुए हर आदमी को धीरे धीरे से एलिमिनेट किया जाए और फिर ये कहा जाए देखिए साहब, धार्मिक कार्यक्रम अगर हिंदुओं के हो रहे हैं तो सिर्फ भाजपा करा रही है, बाकी कोई करा नहीं रहा है। ये हमने कुछ दिनों पहले जो इन्होंने कावड़ पूजा, कावड़ शिविर जो लगते थे उसमें हमने देखा कि जो जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे उनकी परमिशंस कैंसिल की गई, उनको हैरेस किया गया, उनके कावड़ शिविर छीन के भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को दे दिए गए क्योंकि परमिशन तो आपको सरकार से चाहिए। एक संस्था 20 साल से 30 साल से कावड़ शिविर लगा रही है और वो जब परमिशन मांगने गई तो उसको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की एक संस्था बना के उसको परमिशन दे दी ताकि सरकार का पैसा भाजपा के वर्करों को मिल जाए और अच्छे न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल लोग या नॉन बीजेपी के लोगों को उससे एलिमिनेट किया जाए। ऐसे इन्होंने हजारों लोगों को कावड़ के समय पे घर बिठाया। फिर हमने अब देखा कि जो रामलीलाएं जनता पार्टी के लोग कराते थे उनको छोड़ के जो दूसरी पार्टी के या न्यूट्रल लोग कराते थे उनको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से एक षड्यंत्र के तहत उनकी रामलीलाओं को बंद कराया गया। मैं एक उदाहरण आपको देने आया हूं। एक रामलीला चिराग दिल्ली के अंदर कई वर्षों से रावण दहन हो रहा था, रामलीला होती थी, भव्य बड़े स्तर की रामलीला की जाती थी, डीडीए के पार्क में हुआ करती थी। पिछले साल रामलीला की परमिशन देने के बाद उस परमिशन को डीडीए ने कैंसिल कर दिया, पैसे लेने के बाद कैंसिल कर दिया। कोई कारण नहीं था, रामलीला के लोग पीछे पड़े रहे डीडीए के, तो आखिरी तक उनको परेशान किया गया और बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ी जमीन दी गई। बड़े अच्छे तरीके से रामलीला हो गई तो रामलीला कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 लाख रुपए का, क्या कह के कि साहब आपकी रामलीला में झूले लगे हुए थे। मैं आप पत्रकारों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कौन सी रामलीला नहीं है जिसमें झूले नहीं लगे? लव कुश में नहीं लगे हुए, लाल किले की रामलीलाओं में नहीं लगे हुए, आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में नहीं लगे हुए, रोहिणी वाली में नहीं लगे हुए, द्वारका वाली में नहीं लगे हुए। हर रामलीला में झूले लगे होते हैं, मगर एक न्यूट्रल संस्था को रामलीला बंद कराने के लिए पहले 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उस पर भी रामलीला ना कर ली जाए इसलिए डीडीए ने उस पूरी जमीन के बीचों बीच एक पत्थर की दीवार बना दी और कहीं से दूर दराज के इलाकों से लाके बड़े बड़े पेड़ों के तने लगा दिए ताकि रामलीला को हमेशा के लिए वहां पे समाप्त। हमारे कार्यकाल में इसको साफ करके इसके ऊपर घास लगाई गई, सब कुछ किया गया। जब पिछले साल नई बनी हुई सांसद बांसुरी सुराज वहां पे अचानक आई और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ उन्होंने पेड़ लगाए
तभी ये बात साफ हो गई थी कि एक षड्यंत्र के तहत इस रामलीला को बंद कराया जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे छठ पूजा में भी आने वाले 20-25 दिन में आप देखेंगे कि जो जो न्यूट्रल गैर राजनीतिक संस्थाएं छठ पूजा करा रही होंगी उनको भी धीरे धीरे ये लोग बंद करके अपने कार्यकर्ताओं के हवाले कर देंगे, ताकि उस छठ पूजा के अंदर जो भी फायदा हो सकता है वो अपने कार्यकर्ताओं का हो और जो भी नाम हो सकता है वो अपने लोगों का हो। तो ये आज का था। दूसरा एक और विषय था, उस पे हम यहीं पे जो आप लोग आरएसएस के विषय में पूछ रहे थे, तो कई हमारे पत्रकार बंधु कल से पूछ रहे थे कि भाई जो दिल्ली की नई सरकार बनी है उसने तय किया है कि आरएसएस का इतिहास भी छात्रों को पढ़ाया जाए। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई एतराज होगा कि कोई भी संस्था जो इतिहास का हिस्सा रही है उसको आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। जैसे अकबर को पढ़ाया जाता है, सम्राट अशोक को पढ़ाया जाता है, नादिर शाह को पढ़ाया जाता है, हिटलर को पढ़ाया जाता है, महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है। तो इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, मगर हमारी सिर्फ एक ही निवेदन है कि सच्चाई बताई जाए, झूठे ढोल ना बजाए जाए किसी के भी विषय में, क्योंकि इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं कि इतिहासकारों की बात बतानी है कि इतिहास में किसने क्या किया। तो इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ की मातृ संस्था आरएसएस और आरएसएस की मातृ संस्था हिंदू महासभा, पूरा का पूरा इतिहास जो है छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत इतिहास इनका लेके आया हूं। 1915 में हिंदू महासभा की शुरुआत हुई और फैक्ट्स है, जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी ये कहता हो मैं गलत कह रहा हूं तो वो बता दे कि भाई ये फैक्ट गलत है, हम अपने आप को सुधार लेंगे। मगर मेरी जानकारी में मैं वेरीफाई करके आया हूं कि ये फैक्ट्स हैं। हिंदू महासभा की शुरुआत 1915 में हुई। इसके मुख्य लोग, मुख्य नेता जो जाने जाते हैं वो हैं विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाद में वे आरएसएस के लिए भी कई उनके विचार जो है आरएसएस माना करती थी और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने शुरू किया। तो मेरी बचपन से आदत रही, जब भी मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूं और उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि आज़ादी से पहले के हैं, आज़ादी के बाद के हैं। कोई बताता है कि मैं 1940 में पैदा हुआ तो मैं सोचता हूँ अच्छा जब आज़ादी हुई होगी ये 7 साल के होंगे, इन्हें ज़्यादा नहीं पता होगा। कोई बोलता है कि मैं अगर 1930 का हूँ तो मैं कहता हूँ अरे आज़ादी के वक्त ये 17 साल के होंगे, इन्हें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और इन्हें ज़रूर पता होगा। तो ये जो संगठन है इसका जन्म दिवस है 1915। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ ये कितने साल के होंगे? 32 साल के होंगे। तो 32 साल का तो अच्छा जो है वयस्क होता है। और ये जो आरएसएस थी ये 1925 के अंदर बनी, ये भी ठीक ठाक पुरानी संस्था थी। तो मन में ये सवाल आता है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने भारत की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन किया वो ढूंढा जाए। तो हमें तो ढूंढने से कोई खास कुछ मिला नहीं। अगर कोई हो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हिस्ट्री का कि 1915 और 1925 की संस्थाएं 1942 में क्या कर रही थी जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो मजा आए। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार 1915 में जन्मी हिंदू महासभा और 1925 में जन्मी आरएसएस ने क्विट मूवमेंट का विरोध किया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं हुए थे। इन्हें लगता था कि ये समय आज़ादी का नहीं है।
गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए शुरू की थी क्योंकि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो अंग्रेज कमजोर थे। अंग्रेज जो थे वर्ल्ड वॉर के अंदर व्यस्त थे, तो यह सही समय था कि उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके उन पे दबाव बनाया जाए। मगर आरएसएस और हिंदू महासभा इसके विपरीत ये कहती थी कि यह समय ठीक नहीं है, बल्कि आरएसएस और हिंदू महासभा के बड़े बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील की कि आप सब लोग 1942 की वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाइए। तो एक गांधी थे जो उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, और एक आरएसएस और हिंदू महासभा थी जो अंग्रेजों की फौज में हिंदुओं की भर्ती करा रही थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने फॉर्मली जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर आते हैं आगे की बात। अब ये कहते हैं भाई ऑफिशियली हिंदू महासभा कहती है कि हम लोग पॉलिटिकल बॉडी थे, इसलिए आरएसएस का गठन इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल है, हम नॉन पॉलिटिकल होंगे। मजे की बात यह है कि आरएसएस आज भी अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहता है और कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज नहीं जिसके ऊपर इनकी राय ना हो, इनका बयान ना आता हो। प्रधानमंत्री इनसे मिलते हैं, ये प्रधानमंत्री से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा वो ये तय करते हैं। हर राज्य के अंदर अध्यक्ष के साथ जो संगठन मंत्री होता है, जैसे दिल्ली का संगठन मंत्री है, वो आरएसएस से आता है, मगर ये ऑफिशियली अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं। ऐसे ही आरएसएस जो है उस वक्त इनको बनाया गया था हेडगेवार साहब ने कि ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सामाजिक कार्य करेगी, खास तौर पे हिंदुओं के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा बनाई गई और हिंदुओं के हितों के लिए आरएसएस बनाई गई। और 1941 आते आते हिंदुओं के लिए बंगाल में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने। 2 साल तक इनकी सरकार, वो आरएसएस और आरएसएस की मातृ संस्था हिंदू महासभा ने ऑफिशियली मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई, गड़बड़ हो गई जी, पता नहीं था, ऐसा नहीं है। 1942 से लेकर 1947 तक सिंध में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कोalition में सरकार चलाई, क्योंकि ये हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते थे। फिर इन्होंने 1943 से 1945 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी इन्होंने सरकार चलाई। उस वक्त प्रोविंसेस होते थे और सरकारें बनाई जाती थी, तो ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे हिंदुओं के लिए, लगातार मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते थे। और सुनिए, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो भी भारत की आजादी के अंदर इन दोनों संस्थाओं की और उस उत्सव की, जो भारत आजाद होने पे जो उत्सव मनाया जाता है, आजकल तो कहते हैं जी मैच जीत गए, आप खुश नहीं हो, आप देशद्रोही हो। यहां आप आजाद हुए थे, उस आजादी के उत्सव में भी आरएसएस और हिंदू महासभा ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी। उसके बाद जब भारत देश का झंडा तय हुआ, तो भारत देश के झंडे पे, जिसके ऊपर मां भारती का हर शहीद जब अपने जीवन की आहुति दे देता है, तो लिपट के जिस तिरंगे में आते हैं, उस तिरंगे का विरोध भी आरएसएस ने किया और कई दशक आजादी के बाद भी किया। और आजाद होने के करीब 50 से 52 साल तक ये लोग अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराते थे। ये बात अंकित होनी चाहिए। और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की हत्या के अंदर आरोपी और दोषी पाए गए नाथूराम गॉडसे भी आरएसएस से जुड़े रहे और हिंदू महासभा से जुड़े रहे। तो इनका ये जो इतिहास है, जैसे देखिए हर राजा के बारे में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप खूब लिखिए अच्छी अच्छी बातें कि आप शाखा करते हैं, आप अस्त्र विद्या करते हैं, आप शस्त्र विद्या करते हैं, आप जो करते हैं सब बताइए,
हम उससे इनकार नहीं कर रहे, आप करते होंगे, वो आप बताइए। मगर देखिए, मदर टेरेसा को हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ाया जाता, कम पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री बुक के अंदर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादातर पढ़ाई जाती है। 7 चैप्टर होंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के, 1-2 होंगे सोशल रिफॉर्मर्स के, राजा राम मोहन रॉय सब जो हैं, विवेकानंद जी, सब एक चैप्टर में ले आते हैं। तो इनकी जो राजनीतिक इतिहास है वो बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, और हम इसकी जो है क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं। और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी बताएं कि क्या आरएसएस के पूरे इतिहास को पढ़ाया जाएगा या पिक एंड चूज करके इतिहास को पढ़ाया जाएगा। हमें चिंता सिर्फ इस चीज की है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।